रात के लगभग 9 बज चुके थे। आसमान पर बादलों की इतनी मोटी परत छा चुकी थी कि चांद का कहीं कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हवा बिल्कुल थम चुकी थी। खेतों में खड़ी ऊंची ऊंची गन्ने की फसलें भी ऐसे स्थिर खड़ी थीं मानो समय ने अपनी चाल रोक दी हो। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता, लेकिन उसकी आवाज भी कुछ ही पल में ऐसे निगल ली जाती जैसे इस गांव के चारों ओर फैले अंधेरे ने हर ध्वनि को अपने भीतर कैद कर रखा हो। ये था गोरखपुर जिले का एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण दिखाई देता। मिट्टी के घर, आम और पीपल के पेड़, बैलगाड़ियों के निशान, खेतों में काम करते किसान और मंदिर की घंटियों की आवाज। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम में ढलता, पूरे गांव का रंग बदल जाता। शाम होने से पहले ही लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते। बच्चे जो दिन भर गलियों में खेलते रहते थे, अंधेरा होते ही बिना किसी जिद के घर लौट आते। गांव की औरतें चौखट पर हल्दी और राख से छोटे छोटे चिन्ह बनाती, मानो किसी अदृश्य खतरे को घर के भीतर आने से रोक रही हो। गांव के बीच से एक कच्चा रास्ता निकलता था। वह रास्ता खेतों के बीच से होता हुआ गांव के बाहर एक विशाल पुराने तालाब तक पहुंचता था। उस तालाब का नाम किसी की जुबान पर नहीं आता था। लोग उसे बस एक ही नाम से पुकारते थे, वह तालाब। कहा जाता था कि उसकी गहराई किसी ने कभी नहीं नापी। बरसात में उसका पानी किनारों तक भर जाता, लेकिन गर्मियों में भी उसका स्तर कभी कम नहीं होता था। पानी हमेशा काला दिखाई देता, जैसे उसकी गहराई में मिट्टी नहीं बल्कि अंधेरा भरा हो। तालाब के चारों ओर पुराने बरगद और पीपल के पेड़ खड़े थे। उनकी जड़ें पानी तक उतरती थी और रात में ऐसा लगता था मानो वे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हो। कई शाखाएं सूख चुकी थी, फिर भी वे कभी टूटकर गिरती नहीं थी। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग बताते थे कि बहुत साल पहले यह तालाब शुभ माना जाता था। लोग यही स्नान करते, बच्चे तैरना सीखते और हर त्योहार पर इसकी पूजा होती। लेकिन फिर एक घटना हुई, ऐसी घटना जिसने इस जगह का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। करीब 50 वर्ष पहले गांव में कमला नाम की एक नवविवाहिता आई थी। वो हंसमुख, दयालु और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। कहते हैं उसकी मुस्कान से पूरा आंगन खिल उठता था। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग उसके मायके की जमीन हड़पना चाहते थे। धमकियां दी गईं, झूठे आरोप लगाए गए। एक रात कमला अचानक गायब हो गई। 3 दिन तक पूरा गांव उसे खोजता रहा। चौथे दिन उसी तालाब में उसकी लाश तैरती मिली। लोगों ने सोचा वो डूब गई होगी, लेकिन जिसने भी उसका चेहरा देखा वो कांप उठा। कमला की आंखें पूरी खुली थीं। चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी। उसके हाथ ऐसे मुड़े हुए थे जैसे मरते समय उसने किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश की हो। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के समय तालाब से औरत के गुनगुनाने जैसी आवाजें आने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक आकृति को पानी के ऊपर खड़े देखा है। कुछ ने कहा कि आधी रात को तालाब के बीचों बीच किसी के चलने जैसी आवाज आती है। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन डर यही खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद गांव का एक युवक रमेश दोस्तों की चुनौती पर दिन दहाड़े तालाब में वो हंसता हुआ पानी में उतरा। कुछ देर तक सब ठीक रहा, फिर अचानक वो बिल्कुल शांत हो गया। वो पानी के बीच खड़ा होकर एकटक गहराई में देखने लगा। दोस्तों ने आवाज दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया, वैसी ही मुस्कान जैसी कमला की लाश पर थी। वो वापस घर तो आ गया, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा।
रात को उठकर बिना कुछ बोले तालाब की दिशा में चल देता। दिन भर चुप रहता। कभी कभी उसकी आवाज किसी औरत जैसी हो जाती और 7वीं रात वो हमेशा के लिए गायब हो गया। सुबह उसकी लाश उसी तालाब में मिली। उसके बाद ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं। जो भी उस तालाब में उतरता कुछ दिनों बाद बदल जाता और अंत में उसी तालाब में उसकी मौत हो जाती। गांव वालों ने तालाब तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। झाड़ियां उगा दी गईं, लाल कपड़े बांध दिए गए, चेतावनी के लिए पत्थर गाड़ दिए गए। लेकिन गांव के बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते थे, तालाब किसी को बुलाता नहीं, वो इंतजार करता है। और जिस दिन किसी की नजर उससे मिल जाती है, उस दिन से उसकी गिनती शुरू हो जाती है। उसी रात तालाब की काली सतह पर बिना हवा के हल्की हल्की लहरें उठने लगी। कुछ ही पल बाद पानी के बीच में छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दिए। बुलबुले धीरे धीरे बड़े होते गए। फिर अचानक पानी के भीतर से किसी स्त्री की बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। हंसी धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल गई। बरगद के पेड़ों पर बैठे सारे कौवे एक साथ फड़फड़ाकर उड़ गए और पानी की सतह पर 2 चमकती हुई आंखें एक पल के लिए दिखाई दी। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। सुबह के 5 बज रहे थे। रात की काली चादर धीरे धीरे हट रही थी, लेकिन भैरवपुर के ऊपर छाया हुआ भय अभी भी वैसा ही था। पूरब की ओर सूरज की हल्की लालिमा फैलने लगी थी। खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। आम के पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थी, लेकिन उनकी आवाज में भी जैसे एक अजीब सी झिझक थी। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव हर सुबह यह देखकर राहत की सांस लेता हो कि एक और रात किसी तरह कट गई। भैरवपुर के लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे। औरतें आंगन में झाड़ू लगाती, गोबर से चौका लीपती और तुलसी पर जल चढ़ाती। पुरुष खेतों की ओर निकल जाते। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान यही सोचता कि ये एक बिल्कुल साधारण गांव है, लेकिन जो ध्यान से देखता उसे कुछ अजीब बातें तुरंत दिखाई देती है। हर घर के दरवाजे पर राख की एक लकीर बनी थी। कई घरों की चौखट पर नींबू, मिर्च और लोहे की कीलें टंगी थी। कुछ घरों की दीवारों पर लाल रंग से बने पुराने मंत्र दिखाई देते थे। और सबसे अजीब बात, गांव में कोई भी आदमी तालाब की दिशा में नजर उठाकर भी नहीं देखता था, मानो उस दिशा में देखना भी किसी अनहोनी को बुलावा देना हो। उसी समय गांव के बाहर धूल उड़ाती हुई एक सफेद जीप आकर रुकी। जीप से लगभग 26 साल का एक युवक उतरा। उसका नाम था आदित्य शर्मा, दिल्ली के एक डिजिटल चैनल का खोजी पत्रकार। उसके कंधे पर कैमरे का भारी बैग था, हाथ में ट्राइपॉड और जेब में छोटी सी डायरी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और मन में एक ही सवाल, क्या सचमुच भूत जैसी कोई चीज होती है? पिछले कई महीनों से वो देश भर की रहस्यमयी जगहों पर जाकर रिपोर्ट बना रहा था। उसने पुराने किले देखे थे, वीरान हवेलियों देखे थे, श्मशानों में कैमरे लगाए थे। हर जगह लोगों ने भूत होने का दावा किया, लेकिन उसे कभी कोई अलौकिक घटना दिखाई नहीं दी। इसलिए जब उसने इंटरनेट पर भैरवपुर के श्रापित तालाब की कहानी पढ़ी, तो उसने तय कर लिया, अगर ये सिर्फ अंधविश्वास है तो मैं सच सामने लाऊंगा, और अगर सचमुच यहां कुछ है तो पूरी दुनिया उसे देखेगी। आदित्य ने कैमरा चालू किया, लेंस अपनी ओर घुमाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा और आज मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जहां एक तालाब के बारे में दावा किया जाता है कि उसमें रहने वाली आत्मा उसमें नहाने वाले इंसान पर कब्जा कर लेती है। वहां बोल ही रहा था
कि अचानक कैमरे की स्क्रीन एक पल के लिए झिलमिलाई। रिकॉर्डिंग रुक गई। आदित्य मुस्कुराया। बैटरी की दिक्कत होगी। उसने कैमरा फिर चालू किया। इस बार सब सामान्य था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह इस गांव की पहली चेतावनी थी। गांव में प्रवेश करते ही कई लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। औरतें उसे देखते ही घर के अंदर चली जाती। बच्चे खेलना छोड़कर अपनी माँओं के पीछे छिप जाते। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी सफेद दाढ़ी कमर तक पहुंचती थी, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। आदित्य उसके पास गया। नमस्ते बाबा। बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखें आदित्य के चेहरे पर टिक गईं। कहाँ से आए हो बेटा? दिल्ली से। क्यों आए हो? तालाब देखने। इतना सुनते ही बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपते हाथ से अपनी माला कसकर पकड़ ली। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहां से लोग लौटकर नहीं आते। आदित्य हंस पड़ा। बाबा, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। बूढ़ा भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दया थी। जो लोग नहीं मानते उन्हें ही सबसे पहले यकीन करना पड़ता है। आदित्य ने पूछा, आखिर ऐसा क्या है उस तालाब में? बूढ़े ने चारों ओर देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर वह थोड़ा झुककर बोला, तालाब पानी का नहीं, यादों का है। जिस दिन कोई उसमें उतरता है, वह सिर्फ भीगता नहीं, उसके भीतर कोई और भी जाग जाता है। इतना कहकर बूढ़ा अचानक उठ गया। पड़ा। आदित्य उसकी बातों पर मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। उसने तय किया कि पहले गांव वालों से बात करेगा, फिर शाम को तालाब जाएगा। उसे ये नहीं पता था कि तालाब तक पहुंचने से पहले ही तालाब की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसी क्षण गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर काले पानी वाला वही तालाब बिल्कुल शांत पड़ा था। अचानक उसकी सतह पर एक गोल लहर उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पानी के भीतर से किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आ गया। तालाब फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार पानी के भीतर 2 नहीं 4 चमकती आंखें दिखाई दी। सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदल चुकी थी। सूरज सिर के ऊपर था, लेकिन भैरवपुर की गलियों में वैसी चहल पहल नहीं थी जैसी किसी सामान्य गांव में होती है। खेतों में किसान काम कर रहे थे, फिर भी उनके चेहरों पर एक अनकहा तनाव साफ दिखाई देता था। कोई जोर से नहीं बोलता था, कोई बेवजह हंसता नहीं था। ऐसा लगता था मानो इस गांव के लोगों ने बरसों पहले अपनी खुशियों की। आदित्य अपने कैमरे के साथ गांव की गलियों में घूम रहा था। वह हर छोटी बड़ी बात रिकॉर्ड कर रहा था। पुराने मिट्टी के घर, बंद खिड़कियां, दीवारों पर बने लाल चिन्ह, सूखे कुएं और लोगों के चेहरों पर बसा डर। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी कि गांव का कोई भी आदमी तालाब का नाम तक लेने को तैयार नहीं था। जिससे भी वह पूछता, तालाब किधर है, वह या तो चुप हो जाता, या बात बदल देता, या फिर बिना जवाब दिए वहां से चला जाता। ये डर केवल अंधविश्वास नहीं लग रहा था। ये ऐसा भय था जिसे लोग वर्षों से अपने भीतर ढो रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे आदित्य गांव की आखिरी गली तक पहुंच गया। वहां एक टूटा हुआ चबूतरा था, जिस पर लगभग 80 साल की एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे। हाथों में तुलसी की माला थी। आंखें धंसी हुई थी, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। आदित्य ने विनम्रता से पूछा, दादी, क्या आप उस तालाब के बारे में कुछ जानती हैं? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। वह बहुत धीमी आवाज में बोली, है। आदित्य चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़ी ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया।
वो बस उसके चेहरे को देखती रही। फिर फुसफुसाकर बोली, आज रात अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे आवाज तुम्हारी मां की हो या तुम्हारे किसी अपने की। आदित्य कुछ और पूछ पाता उससे पहले बूढ़ी औरत उठी और बिना पीछे देखे धीरे धीरे अपनी झोंपड़ी के अंदर चली गई। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर खुद से कहा, लोग डर की वजह से ऐसी बातें बना लेते हैं। लेकिन उसके दिल की धड़कन पहले से थोड़ी तेज हो चुकी थी। शाम ढलने लगी। आसमान का रंग नारंगी से लाल और फिर धीरे धीरे धूसर होने लगा। गांव के लोग अपने अपने घर लौटने लगे। मवेशियों को बांध दिया गया। मंदिर की घंटी बजी। फिर अचानक पूरा गांव जैसे एक साथ तेजी से घरों के भीतर समाने लगा। दरवाजे बंद होने लगे। खिड़कियां बंद हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वीरान हो गया। आदित्य ने घड़ी देखी। शाम के 6:20। उसने कैमरा उठाया, टॉर्च जेब में रखी और अकेला तालाब की दिशा में चल पड़ा। कच्चा रास्ता खेतों के बीच से निकल रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर पेड़ों के पत्ते लगभग स्थिर थे। कुछ दूर चलने के बाद उसे मिट्टी में पुराने पैरों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर तालाब की तरफ गया हो, लेकिन वापस नहीं लौटा। आदित्य झुककर उन निशानों को देखने लगा। उसी समय उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चर चर चर। वो तुरंत पीछे मुड़ा। कोई नहीं, सिर्फ खाली रास्ता। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वो फिर आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार आहट फिर आई। चर चर चर। अब उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे उसी की चाल से चल रहा है। वो अचानक पलटा। फिर भी कोई नहीं। उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को संभाला। डरने की कोई बात नहीं, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी बहुत दूर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बिना सोचे समझे उसके कदम उसी दिशा में बढ़ने लगे। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वो अचानक एक खुली जगह पर पहुंचा और पहली बार उसने उस तालाब को देखा। काला, बिल्कुल शांत, इतना शांत कि उसकी सतह किसी शीशे जैसी दिखाई दे रही थी। आसमान के बादल उसमें नहीं दिख रहे थे, पेड़ों की परछाइयां भी नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। आदित्य कुछ कदम और आगे बढ़ा। उसने कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने कैमरे का लेंस तालाब की ओर किया, स्क्रीन पर एक पल के लिए एक सफेद साड़ी पहने स्त्री की धुंधली आकृति दिखाई दी। उसने तुरंत नजर उठाकर तालाब की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार स्क्रीन सामान्य थी। आदित्य ने गहरी सांस ली। शायद कैमरे में गड़बड़ी है, वो खुद को समझाने लगा। लेकिन तभी तालाब के बीचों बीच बिना किसी वजह के एक गोल लहर उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उन लहरों के बीच धीरे धीरे एक स्त्री का चेहरा पानी के भीतर उभरता हुआ दिखाई देने लगा। चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें, आदित्य की उंगलियां कैमरे पर जकड़ गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद इस गांव की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथों से कैमरे को मजबूती से पकड़ लिया। उसके भीतर का पत्रकार अभी भी कह रहा था, हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। लेकिन उसके भीतर का इंसान पहली बार डर की उस भावना को महसूस कर रहा था, जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। तालाब बिल्कुल शांत था। कुछ ही क्षण पहले जो लहरें उठी थीं, वे अब गायब हो चुकी थीं।
पानी फिर से काले शीशे की तरह स्थिर दिखाई दे रहा था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि आदित्य को अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक सिर्फ काला दृश्य दिखाई दिया। फिर अचानक एक फ्रेम में तालाब के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका सिर धीरे धीरे झुका हुआ था और अगले ही पल वो आकृति कैमरे की तरफ देखने लगी। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत सिर उठाकर असली तालाब की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। उसने घबराकर कैमरे को दोबारा देखा। अब रिकॉर्डिंग सामान्य थी, जैसे वो दृश्य कभी था ही नहीं। ये कैसे हो सकता रे? उसने खुद से बुदबुदाया। उसने कैमरा बंद किया और थोड़ा पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की हल्की कांप रही हो। पहले उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल तालाब के किनारे की गीली मिट्टी में एक एक करके गीले पैरों के निशान बनने लगे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति पानी से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा हो। एक निशान, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर निशान से पानी की बूंदें टपक रही थी। आदित्य का गला सूख गया। वो पीछे हटा। निशान आगे बढ़े। उसने फिर कदम पीछे किया। निशान भी उतनी ही दूरी तय करके उसके करीब आ गए। अब उसके और उन निशानों के बीच मुश्किल से 10 कदम का फासला बचा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। बरगद के पेड़ की सूखी शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर बैठे सैकड़ों कौवे एक साथ काम काम करते हुए उड़ गए। पूरा वातावरण एक पल में बदल गया। आदित्य ने मुड़कर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दौड़ने के लिए बढ़ता, उसे सामने रास्ते के बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखाई दी। उसकी उम्र शायद 8 या 9 साल रही होगी। उसने पुरानी सफेद फ्रॉक पहन रखी थी। बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। आदित्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा घर कहाँ है? इस बार लड़की ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। एक भी सफेद हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके ओठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जिसका जिक्र गांव वाले करते थे। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। वह एक कदम पीछे हटा। उसी क्षण लड़की बिना कोई हरकत किए एक झटके में गायब हो गई। आदित्य ने घबराकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं, सिर्फ हवा, पेड़ों की सरसराहट और तालाब की ओर से आती एक बहुत धीमी। उसने अब एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। वह पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते समय उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पीछे भाग रहा है। कभी गीले पैरों की आवाज, कभी किसी के रोने की, कभी किसी औरत की फुसफुसाहट, रुको, मुड़कर देखो, तुम आ गए हो। लेकिन उसे बूढ़ी औरत की बात याद थी, अगर कोई बुलाए, पीछे मत देखना। वह बिना मुड़े दौड़ता रहा। काफी देर बाद जब वह गांव की पहली गली तक पहुंचा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। गांव में फिर वही अजीब सन्नाटा था, लेकिन एक बात अलग थी। हर घर की खिड़की के पीछे से लोग उसे देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि वह वापस आएगा और उसके साथ कुछ और भी लौटेगा। आदित्य ने अनजाने में अपने कंधे पर हाथ रखा। उसे लगा जैसे वहां पानी की एक ठंडी बूंद गिरी हो। उसने हाथ हटाकर देखा। उसकी हथेली पूरी तरह सूखी थी, लेकिन उसके पीछे मिट्टी पर गीले पैरों के 2 ताजा निशान बने हुए थे, और वे निशान उसके नहीं थे। रात के ठीक 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे।
भैरवपुर गांव पर अंधेरा इस तरह उतर चुका था मानो किसी ने पूरे आसमान पर काले कपड़े की मोटी चादर डाल दी हो। दूर दूर तक एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में मिट्टी, सीलन और पुराने पेड़ों की गंध घुली हुई थी। दिन में जिन गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब ऐसा सन्नाटा पसरा था कि अपनी सांस भी किसी अनजान आवाज जैसी लग रही थी। आदित्य को गांव के किनारे बने एक पुराने खाली मकान में ठहराया गया था। ये मकान कभी स्कूल मास्टर का हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले उनके परिवार के गांव छोड़ देने के बाद वह वीरान पड़ा था। गांव वालों ने साफ कहा था, अगर रहना है तो यही रहो, लेकिन रात में बाहर मत निकलना। किसी ने कारण नहीं बताया और आदित्य ने जिद में कारण पूछा भी नहीं। कमरे में एक पुरानी चारपाई, लकड़ी की मेज, मिट्टी का घड़ा और टिमटिमाता हुआ लालटेन रखा था। दीवारों पर नमी की लंबी लकीरें थीं। छत के कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कभी लकड़ी की बदियां अपने आप चरर चरर की आवाज करती, जैसे कोई धीरे धीरे उन पर चल रहा हो। आदित्य ने कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी शुरू की। दिन भर की फुटेज सामान्य थी, लेकिन जैसे ही तालाब वाला हिस्सा आया, उसका चेहरा सख्त हो गया। रिकॉर्डिंग में वो अकेला खड़ा था। फिर कैमरे के पीछे, उसके ठीक कंधे के पास, एक धुंधली सफेद आकृति कुछ क्षण के लिए दिखाई दी। आकृति का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके लंबे भीगे बाल जमीन तक लटक रहे थे और वो आदित्य के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। आदित्य ने रिकॉर्डिंग रोक दी। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पीछे देखा। कमरा खाली था। शायद वीडियो गड़बड़ हो गया है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले वाला आत्मविश्वास नहीं बचा था। उसने कैमरा बंद किया और चारपाई पर लेट गया। थकान इतनी थी कि कुछ ही मिनटों में उसकी आंख लग गई। थक आवाज बहुत हल्की थी। आदित्य की नींद नहीं टूटी। कुछ सेकंड बाद थक थक, इस बार आवाज साफ थी। उसकी आंखें खुल गई। कमरे में लालटेन की लौ बहुत छोटी हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे। फिर वही आवाज आई, थक थक थक। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। आदित्य उठकर बैठ गया। उसने सोचा, शायद कोई गांव वाला होगा। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक बहुत धीमी स्त्री आवाज सुनाई दी, आदित्य। उसका दिल एक पल को थम गया। आवाज बहुत परिचित लग रही थी। उसे अपनी मां की याद आ गई। फिर वही आवाज, बेटा, दरवाजा खोलो। आदित्य के हाथ ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली, लेकिन तभी उसे दिन में मिली बूढ़ी औरत की बात याद आई। अगर कोई रात में तुम्हें नाम लेकर बुलाए, चाहे आवाज किसी अपने की ही क्यों न लगे, दरवाजा मत खोलना। उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। बाहर कुछ क्षण तक बिल्कुल शांति रही। फिर दरवाजे पर धीरे धीरे नाखून रगड़ने जैसी आवाज आने लगी। खर्रर खर्रर, जैसे कोई लकड़ी को लंबी उंगलियों से खुरच रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। फिर अचानक पूरा दरवाजा जोर से हिल उठा। धड़ाम। आदित्य पीछे लड़खड़ा गया। लालटेन की लौ तेजी से कांपी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसकी सांसों से धुआं। कमरे की खिड़की, जो अंदर से बंद थी, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच उसे लगा जैसे कोई औरत खिड़की के ठीक बाहर खड़ी उसे देख रही हो। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें और भीगे हुए लंबे बाल। आदित्य ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और रोशनी बाहर डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खिड़की के नीचे गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान धीरे धीरे
दीवार पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई चीज जमीन पर नहीं, दीवार पर चल रही हो। आदित्य का गला सूख गया। वह पीछे हटा और तभी उसके पीछे कमरे के बिल्कुल अंदर से एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम अकेले नहीं हो। आदित्य बिजली की तरह पलटा और उसके सामने चारपाई पर कोई बैठा हुआ था। भीगे बालों वाली सफेद साड़ी पहने एक स्त्री आदित्य की गर्दन झटके से पीछे घूमी। उसकी आंखें जैसे वहीं जम गईं। चारपाई पर, जहां कुछ ही क्षण पहले सिर्फ एक मुड़ी हुई चादर पड़ी थी, अब कोई बैठा था। लालटेन की कांपती हुई पीली रोशनी पूरे कमरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थी। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई थी कि आदित्य की सांसें सफेद धुएं की तरह दिखाई देने लगीं। कमरे की मिट्टी की दीवारों पर नमी की धारियां किसी रोते हुए चेहरे जैसी लग रही थीं। चारपाई पर बैठी वह स्त्री बिल्कुल स्थिर थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। साड़ी पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर इस तरह फैले थे कि उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके पैरों से लगातार पानी टपक रहा था, टप टप टप। कमरे की मिट्टी का फर्श गीला होने लगा। आदित्य की उंगलियां कांपने लगी। उसका गला सूख चुका था। उसने जीवन में कई डरावनी जगहों पर रात बिताई थी, लेकिन आज पहली बार उसके भीतर का तर्क, उसका आत्मविश्वास और उसका साहस तीनों एक साथ डगमगाने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ पानी की बूंदों के गिरने की आवाज। कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अचानक रुक गई। उसकी सुइयां ठीक 12:13 पर थम गई। फिर चारपाई पर बैठी स्त्री ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाना शुरू किया। इतनी धीरे कि हर हरकत साफ दिखाई दे रही थी। बाल धीरे धीरे चेहरे से हटने लगे। आदित्य ने सांस रोक ली, लेकिन चेहरा पूरी तरह दिखाई देने से पहले ही लालटेन की लौ जोर से कांपी और फू, कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अब केवल बाहर कहीं दूर चमकती बिजली की हल्की रोशनी कभी कभी कमरे के भीतर झलक रही थी। पहली बिजली चमकी। एक पल के लिए कमरा रोशन हुआ। चारपाई खाली थी। आदित्य ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी बिजली चमकी। इस बार वही स्त्री चारपाई पर नहीं थी, वही आदित्य से सिर्फ 2 कदम दूर खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका था। उसके होठों से काला पानी टपक रहा था और उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अस्वाभाविक कोण पर झुकती जा रही थी। बिजली की चमक खत्म हुई। फिर अंधेरा। आदित्य का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की। पहली बार नहीं जली, दूसरी बार ना। रोशनी सीधे सामने पड़ी। वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान कमरे के बीच से शुरू होकर दीवार तक जा रहे थे और फिर दीवार पर ही ऊपर चढ़ते हुए छत तक पहुंच गए थे। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की। उसका दिल जैसे रुक गया। छत पर उल्टी लटकी हुई वही स्त्री थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। उसकी दोनों आंखें अब साफ दिखाई दे रही थीं। वे पूरी तरह काली नहीं थी। उनकी पुतलियों के बीच लाल रंग की हल्की चमक थी। वह बिना पलक झपकाए आदित्य को देख रही थी। फिर उसके होंठ धीरे धीरे खुले, लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं, कमरे के हर कोने से एक साथ आई। तुम सच जानना चाहते थे। अब सच तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही वह स्त्री अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। आदित्य वहीं खड़ा हाफ रहा था। उसे लगा शायद ये सब खत्म हो गया, लेकिन तभी
उसकी नजर मेज पर रखी अपनी डायरी पर गई। डायरी अपने आप खुली। उसके खाली पन्नों पर धीरे धीरे गीले अक्षर उभरने लगे। पहले एक शब्द, फिर दूसरा, फिर पूरी पंक्ति। आदित्य कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने टॉर्च की रोशनी उन शब्दों पर डाली। उसमें लिखा था, मैं कमला हूं। कुछ पल बाद नीचे दूसरी पंक्ति उभरी, मैं डूबी नहीं थी। आदित्य की सांस अटक गई। स्याही जैसी काली बूंदें पन्ने पर फैलने लगी। फिर तीसरी पंक्ति बनी, मुझे मारकर पानी में फेंका गया था। कमरे का तापमान अचानक फिर गिर गया। डायरी के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, सच बाहर निकालो, सच बाहर निकालो, सच बाहर निकालो। अचानक डायरी बंद हो गई। कमरे में फिर शांति छा गई। आदित्य ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसी समय मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। सुबह होने वाली थी, लेकिन कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के भीगे पैरों के चलने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। छप छप छप, और हर कदम के साथ वो आवाज दरवाजे से दूर नहीं और करीब आती जा रही थी। सुबह होने में अभी कुछ ही समय बाकी था। आसमान का रंग गहरे काले से हल्के नीले में बदलना शुरू हो गया था, लेकिन भैरवपुर के ऊपर फैला हुआ भय अभी भी रात जितना ही गहरा था। हवा में नमी थी। दूर खेतों से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध भी घुली हुई थी, जो रात के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। आदित्य पूरी रात नहीं सो पाया। वो चारपाई के किनारे बैठा था। उसके सामने वही डायरी रखी थी, जिस पर कुछ देर पहले अपने आप शब्द उभरे थे। उसने कई बार पन्ने पलटे, लेकिन अब उनमें कुछ भी नहीं लिखा था। हर पन्ना बिल्कुल साफ था, जैसे रात की घटना कभी हुई ही ना हो। उसने कैमरा उठाया और रात की रिकॉर्डिंग देखने लगा। रिकॉर्डिंग में वो अकेला दिखाई दे रहा था। न कोई स्त्री, न कोई आवाज, न कोई डायरी पर लिखे शब्द। लेकिन एक अजीब बात थी। रिकॉर्डिंग के अंतिम 10 सेकंड में कैमरे के माइक्रोफोन ने बहुत धीमी फुसफुसाहट रिकॉर्ड की थी। आदित्य ने आवाज बढ़ाई। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर एक टूटी हुई स्त्री आवाज, पीपल। कुछ क्षण का सन्नाटा, फिर अंक सच जड़ों में रिकॉर्ड हो गई। आदित्य ने कई बार सुना। शब्द वही थे, पीपल, सच, जड़ों में। वह समझ गया कि यह कोई संयोग नहीं था। अगर कमला की आत्मा सचमुच उससे कुछ कहना चाहती है, तो शायद उसे गांव के पुराने पीपल के पेड़ तक जाना होगा। सूरज निकलते ही वह घर से बाहर निकला। गांव धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों ने आदित्य का चेहरा देखा, वह चौंक गए। एक औरत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एक बूढ़ा आदमी मंत्र बुदबुदाने लगा। कुछ बच्चे डरकर अपनी मांओं के पीछे छिप गए। आदित्य ने सोचा, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसी समय कल वाला बुजुर्ग उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे आदित्य के कंधे पर हाथ रखा, फिर बहुत गंभीर आवाज में बोला, कल रात वह तुम्हारे कमरे में आई थी, है ना? आदित्य का दिल धड़क उठा। आपको कैसे पता? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि तुम्हारी गर्दन पर उसके हाथ का निशान है। आदित्य ने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला, फ्रंट कैमरा खोला, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन देखी, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। गर्दन के पीछे 5 काले उंगलियों के निशान साफ देखे, मानो किसी भीगे हाथ ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन पकड़ ली हो, लेकिन उसे रात में किसी ने छुआ तक नहीं था। बूढ़े ने धीरे से कहा, अब वो तुम्हें पहचान चुकी है। कौन? कमला? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां, लेकिन याद रखना, जिसे तुम कमला समझ रहे हो
हो सकता है वो सिर्फ कमला ना हो। आदित्य चौंक गया। मतलब? बूढ़े ने इधर उधर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, उस तालाब में सिर्फ एक आत्मा नहीं रहती। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? जो भी उस तालाब में मरा, उसकी बेचैन आत्मा उसी पानी में कैद हो गई। कमला सबसे ताकतवर है, लेकिन वो अकेली नहीं है। इतना कहकर बूढ़ा चुप हो गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, मानो उसने जरूरत से ज्यादा बोल दिया हो। आदित्य उसी दिन गांव के बीचों बीच खड़े उस प्राचीन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। उसके तने पर पुराने लाल धागे बंधे थे, अगरबत्तियों की राख जमी हुई थी, और पेड़ के नीचे एक छोटा सा टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। उसे रात की आवाज याद आई। सच, जड़ों में। उसने आसपास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे जड़ों के बीच की मिट्टी हटाने लगा। पहले सिर्फ मिट्टी निकली, फिर छोटे छोटे पत्थर। कुछ देर बाद लकड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। थक! आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे एक पुराना लोहे का बक्सा बाहर दिखाई देने लगा। बक्सा पूरी तरह जंग लगा हुआ था। उस पर मोटी लोहे की जंजीर लिपटी थी और बीच में लाल रंग से एक अजीब सा तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था। आदित्य ने जैसे ही उस बक्से को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, उसे मत खोलना। आदित्य घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पीपल के पत्ते जो बिना हवा के अपने आप कांप रहे थे। सुबह का समय था। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन उसकी रोशनी भी भैरवपुर के उस प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे जैसे पहुंच ही नहीं पा रही थी। पेड़ की विशाल शाखाएं चारों ओर इतनी घनी फैली थी कि उनके नीचे हमेशा हल्का अंधेरा बना रहता था। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी ऊपर लगे हजारों पत्ते अपने आप कांप रहे थे। उनकी सरसराहट किसी अनजानी भाषा में फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। आदित्य घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने मिट्टी में आधा दबा हुआ वही लोहे का बक्सा था, जंग से भरा, भारी, और उसके चारों ओर लिपटी हुई मोटी लोहे की जंजीरें। उसका हाथ अभी भी बक्से के ऊपर ही था, लेकिन कुछ क्षण पहले जो आवाज आई थी, उसे मत खोलना, वो उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। आदित्य ने तुरंत चारों ओर देखा। पेड़, मिट्टी, सूखी घास, दूर खेत, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद किसी ने दूर से आवाज लगाई होगी। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत धीमी, मानो उसके ठीक पीछे कोई खड़ा होकर फुसफुसाया हो, अगर उसे खोलोगे तो सब जाग जाएंगे। आदित्य बिजली की तरह पड़ता। पीछे सिर्फ खाली जगह थी। उसका गला सूख गया। उसने गहरी सांस ली और दोबारा बक्से की तरफ देखा। इस बार उसने जंजीरों को ध्यान से देखा। हर गड़ी पर छोटे छोटे संस्कृत के मंत्र खुदे हुए थे। जंग के बावजूद वे अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस बक्से को बंद, बल्कि किसी प्राचीन अनुष्ठान का सहारा लिया हो। आदित्य ने कैमरा निकाला और बक्से की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही कैमरे का लेंस बक्से पर गया, स्क्रीन पर एक पल के लिए अजीब गड़बड़ी दिखाई दी। काली लकीरें, सफेद धब्बे, और फिर एक बहुत पुरानी श्वेत शाम जैसी छवि। उस छवि में 4 आदमी रात के अंधेरे में यही बक्सा इसी पीपल के नीचे दबा रहे थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनमें से एक के हाथ में लालटेन थी, दूसरे के कंधे पर फावड़ा, तीसरा बार बार पीछे मुड़कर डरते हुए देख रहा था, और चौथा अपने दोनों हाथ जोड़कर किसी से माफी मांग रहा था। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। आदित्य ने घबराकर कैमरा नीचे कर लिया। ये रिकॉर्ड कैसे हुआ? उसने कैमरे की गैलरी खोली, लेकिन वह दृश्य था ही नहीं।
रिकॉर्डिंग में सिर्फ बक्सा दिखाई दे रहा था। कोई आदमी नहीं, कोई लालटेन नहीं। उसका माथा ठंडे पसीने से भीग गया। उसे अब यकीन होने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अतीत की झलक दिखा रही है। तभी पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा एक कौवा अचानक जोर से काव काव करने लगा। कुछ ही सेकंड में का गाव धा 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 के शोर मचाने लगे। पूरा वातावरण काव काव की भयावह आवाज से भर गया। आदित्य ने ऊपर देखा। सभी कावे उसी की तरफ देख रहे थे। फिर बिना किसी संकेत के वे एक साथ उड़ गए। आसमान काले पंखों से भर गया। उसी क्षण बक्से की जंजीर अपने आप हल्की सी हिली। खन! आदित्य का दिल उछल पड़ा। उसने ध्यान से देखा। जंजीर सचमुच हिली थी। कोई उसे छू नहीं रहा था। फिर ताला धीरे धीरे कांपने लगा। टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे बक्से के भीतर से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य ने तुरंत दोनों हाथों से ताला पकड़ लिया। वह ठंडा नहीं, बर्फ जैसा जमा हुआ था। इतना ठंडा कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक स्त्री की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, मत खोलो। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज आई, पहले से कहीं ज्यादा गहरी, भारी और गुस्से से भरी, खोलो। दो आवाजें एक साथ, दोनों बिल्कुल अलग। एक रोक रही थी, दूसरी बुला रही थी। आदित्य का सिर दर्द से फटने लगा। उसे लगा जैसे दर्जनों लोग एक साथ उसके कानों में बोल रहे हो। वो पीछे हट गया, घुटनों के बल गिर पड़ा, आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। बक्सा फिर पहले जैसा स्थिर पड़ा था, लेकिन उसकी जंजीर के बीच से एक मुड़ा हुआ पुराना कागज बाहर निकला हुआ था, जबकि कुछ क्षण पहले वहां कुछ भी नहीं था। आदित्य कांपते हाथों से आगे बढ़ा। उसने वो कागज धीरे से खींचा। कागज नमी से भीगा हुआ था, किनारे फटे हुए थे, बीच में लाल स्याही से कुछ लिखा था। उसने उसे खोला। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, गांव की पंचायत का गोपनीय फैसला। नीचे पहली पंक्ति पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कमला निर्दोष थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो दूसरी पंक्ति पढ़ने ही वाला था कि अचानक पीछे से मिट्टी खोदने की आवाज आने लगी। खुर खुर खुर। आदित्य ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीपल की दूसरी तरफ मिट्टी अपने आप हट रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ जमीन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।